आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्रॉम स्ट्रगल टू स्टारडम, रियल सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिया। लिखा गया है पृथ्वी सिंह द्वारा। प्रस्तुत कर रहे हैं बुक जर्नी इनसाइडर। यह किताब भारत के उन महान लोगों की जिंदगी से प्रेरित है जिन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को चीरते हुए इतिहास रच दिया। ये कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये एक रास्ता दिखाती हैं कि अगर जज्बा हो तो भारत की मिट्टी से भी सितारे उगते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। एक गरीब मछुआरे का बेटा जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुआ, जिसके घर में ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना ही इंग्लिश कोचिंग, लेकिन उसके पास था एक सपना, एक जुनून। वही लड़का बना भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति। हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल कलाम की। बचपन में सुबह सुबह उठकर वो अखबार बांटते थे ताकि घर का खर्चा चल सके। शाम को पढ़ाई और रात को आसमान की ओर देखना। क्या मैं एक दिन उड़ सकूंगा? उन्होंने तय कर लिया था, मैं उड़ान भरूंगा। उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई एक छोटे से स्कूल से, लेकिन उनकी सोच थी बहुत बड़ी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहां भी मुश्किलें आईं। फीस नहीं थी, किताबें नहीं थीं, लेकिन मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि उनका बेटा पढ़ सके, उड़ सके। कलम सर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ISRO में आने के बाद उन्होंने SLV-3 प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना। फिर आया वो दौर जिसने उन्हें दुनिया में प्रसिद्ध किया। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, भारत की मिसाइल ताकत का आधार। उन्होंने कहा था, एक देश की महानता उसके आकार से नहीं, उसके लोगों के चरित्र से होती है, और खुद उन्होंने वो कैरेक्टर बनकर दिखाया। जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया साल 2002 में, तो पूरा देश झूम उठा। एक साइंटिस्ट जो कभी बेयरफुट स्कूल जाता था, अब राष्ट्रपति भवन में बैठा था। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति बनने को अपनी मंजिल नहीं बनाया। वो हर दिन स्कूलों में जाते, बच्चों से मिलते, उन्हें कहते, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर आप इतने महान कैसे बन गए? कलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा और खुद को कभी बड़ा नहीं माना। यही उनकी महानता थी, सरलता, सादगी और संकल्प। उन्होंने भारत को सिर्फ तकनीक नहीं दी, बल्कि एक सपना दिया, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत का सपना। जब उनका निधन हुआ 2015 में, वो क्या कर रहे थे? छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। आखिरी सांस तक वो सिखा रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। उनका जीवन एक किताब की तरह था, हर पन्ना प्रेरणा से भरा हुआ। वो कहते थे, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट अ मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू सक्सीड। और कलाम सर की कहानी यही है, गरीबी से लड़ो, हार से सीखो और सपनों को असंभव मत मानो। सल्यूट टू द रियल हीरो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन। मिसाइल नहीं, इंस्पिरेशन बनाकर गए। उनका नाम आज भी हर बच्चे की आंखों में एक चमक पैदा करता है, क्योंकि वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक विजन थे। चैप्टर 2, फ्रॉम पेट्रोल पंप टू पावर, धीरूभाई अंबानी। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। धीरूभाई अंबानी एक ऐसा इंसान जिसने अपने करियर की शुरुआत की 3 रुपये प्रतिदिन की तनख्वाह से और आगे चलकर खड़ा कर दिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उनके पास MBA की डिग्री नहीं थी, ना ही कोई बड़ा पारिवारिक बिजनेस, लेकिन उनके पास था बड़ा सपना, तेज दिमाग और अटूट आत्मविश्वास। हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ। पिता एक स्कूल टीचर थे और घर की हालत बहुत साधारण थी। बचपन से ही धीरूभाई को व्यापार में रुचि थी। जब उनके दोस्त क्रिकेट खेलते थे, वो चाय की दुकान पर बैठकर व्यापारियों की बातें सुना करते थे। 17 साल की उम्र में वो चले गए अदन, यमन, वहां एक पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए। तनख्वाह 3 रुपये प्रतिदिन, लेकिन सपने अनमोल। वो कहते थे, फेलर ही सफलता की ओर कदम है, डोंट फियर इट, एम्ब्रेस इट। एडन में काम करते हुए उन्होंने सीखा
ट्रेडिंग क्या होती है, मुनाफा कैसे बनता है, रिस्क लेना क्यों जरूरी है। कुछ सालों बाद वो भारत लौटे, जेब में कुछ पैसे, दिमाग में हजारों आइडियाज और दिल में एक बड़ा सपना। उन्होंने 1958 में मुंबई में एक छोटी सी दुकान से कारोबार शुरू किया, पॉलिएस्टर और मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दुकान छोटी थी लेकिन सोच ऊंची थी। जल्द ही उन्होंने फैब्रिक ट्रेडिंग में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। फिर आया उनका सबसे बड़ा फैसला, टेक्सटाइल मिल खोलना, और बना विमल ब्रांड, जो हर घर का नाम बन गया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। अब धीरू भाई ने ऐसा काम किया जो उस दौर में नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने अपनी कंपनी को शेयर बाजार में ले जाने का फैसला किया। उस समय लोग शेयर मार्केट से डरते थे, लेकिन धीरू भाई ने गांव के किसानों, छोटे दुकानदारों, मध्यम वर्ग के परिवारों को समझाया, रिलायंस आपकी कंपनी है, आप इसमें पार्टनर हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिजनेस टाइकून लोगों को निवेश करना सिखा रहा था। 1980 में रिलायंस पब्लिक कंपनी बन गई और फिर इतिहास लिखा गया। पेट्रोल पंप से शुरू हुआ सफर, आज वो कंपनी बना चुकी थी। टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल, हर सेक्टर में रिलायंस चमक रही थी। धीरू भाई ने साबित कर दिया, अगर सोच बड़ी हो तो साधन खुद मिल जाते हैं। उन्होंने कहा था, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प बिल्ड देयर्स। उनकी सोच ने भारत के बिजनेस कल्चर को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि मूल्य सिर्फ कंपनी के नंबरों में नहीं होता, बल्कि लोगों के भरोसे में होता है। 6 जुलाई 2002 को जब उनका निधन हुआ, पूरा देश रोया, क्योंकि वो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे, एक युग थे। आज रिलायंस को उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरू भाई की कहानी हर उस युवा के लिए मिसाल है जो छोटे शहर से उठकर बड़ा सपना देखता है। पेट्रोल पंप से लेकर पावर तक का यह सफर हमें सिखाता है, रिस्क लो, सपने देखो, लोगों पर भरोसा करो और हार मानना मत सीखो। Salute to the legend, Dhirubhai Ambani, the man who taught India how to dream big and build bigger. Chapter 3, From Zero to Infosys, Narayana Murthy. Love your job, but never fall in love with your company. नारायणा मर्थी एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी में बचपन बिताया, लेकिन आज उन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री। वो आदमी जिसने बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत से खड़ा किया। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी जिसने भारत को ग्लोबल टेक मैप पर ला खड़ा किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं नारायणा मर्थी की। उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1946 कर्नाटक के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में। बचपन बहुत ही साधारण, लेकिन दिमाग असाधारण। उन्हें किताबों से बहुत प्यार था। विज्ञान, गणित, टेक्नोलॉजी, ये उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर से, और फिर मास्टर्स किया IIT कानपुर से। उस दौर में इंडिया में कंप्यूटर नाम की चीज सिर्फ किताबों में पढ़ी जाती थी, लेकिन मर्थी की नजर भविष्य पर थी। उन्हें फ्रांस में एक बार ट्रेन में एक घटना ने बहुत झकझोर दिया। उन्हें कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के सच समझ आए, और उन्होंने तय किया, मैं पूंजीवाद का उपयोग गरीबों की सेवा करने के लिए करूंगा। उन्होंने पहली कंपनी शुरू की, सॉफ्ट्रॉनिक्स, लेकिन वो बंद हो गई। उनके पास ना पैसा था ना फंडिंग, लेकिन हार नहीं मानी। 1981 में उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए उधार लेकर 6 दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की। इन्फोसिस एक छोटा सा कमरा, कुछ पुराने कंप्यूटर और एक बड़ा सपना। तब भारत में IT सर्विस का कोई बाजार नहीं था। विदेशों में आउटसोर्सिंग अनहर्ड थी, लेकिन मर्थी ने कहा, प्रोग्रेस इज ऑफ्टन इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड माइंडसेट। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, जापान तक भारतीय टेक टैलेंट को पहुंचाया। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी बनी जिसने भारतीय युवाओं को सिखाया एथिक्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर कैसे बनती है और मेहनत का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने कभी किसी को बेईमानी करने नहीं दी। CEO बनने के बाद भी उन्होंने कंपनी में सबसे कम सैलरी ली, और जब इन्फोसिस करोड़ों की कंपनी बन गई, उन्होंने खुद CEO की कुर्सी छोड़ दी ताकि अगली पीढ़ी को मौका मिल सके। उन्होंने सिखाया, लीडरशिप न है पावर, यह है जिम्मेदारी।
नारायणा मूर्ति के जीवन की एक और सबसे खूबसूरत बात ये थी, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। अपनी पत्नी सुधा मूर्ति को पूरा सम्मान और आजादी दी और इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए समाज सेवा को बढ़ावा दिया। आज इन्फोसिस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो एक मूवमेंट है जिसने लाखों युवाओं को सपने देखने और उनको जीने की हिम्मत दी। नारायणा मूर्ति की कहानी हमें सिखाती है, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, इंटीग्रिटी से समझौता मत करो और जब रास्ता न दिखे तो खुद रास्ता बनाओ। आज उनका बेटा रोहन मूर्ति हो या बेटी अक्षता, वो सिर्फ एक बिजनेस फैमिली नहीं है, वो सामाजिक मूल्य और नेतृत्व की मिसाल है। सल्यूट टू द साइलेंट वॉरियर नारायणा मूर्ति, द मैन हु डिजिटाइज्ड इंडियाज ड्रीम्स। जीरो से हीरो की ये कहानी हर भारतीय को याद रखनी चाहिए। चैप्टर 4, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, किरण बेदी। आई डू माई ड्यूटी, दैट इज माई रिलीजन। किरण बेदी ये कहानी है उस महिला की जिसने एक पुरुष प्रधान व्यवस्था में अपनी हिम्मत और ईमानदारी से इतिहास रचा, जिसने सड़क पर ट्रैफिक संभाला, जेल में सुधार किए और जनता की सेवा को अपना जीवन बना लिया। वो भारत की पहली महिला आईपीएस बनी। यस, शी इज किरण बेदी। उनका जन्म हुआ था 9 जून 1949 अमृतसर, पंजाब में। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन परवरिश असाधारण। बचपन से ही उनके अंदर एक अनुशासन था, एक जज्बा था कुछ अलग करने का। जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वो टेनिस की रैकेट थामे मैदान में पसीना बहा रही थीं। और आपको जानकर हैरानी होगी, किरण बेदी ने नेशनल और एशियन लेवल पर टेनिस चैंपियनशिप भी जीती थी। लेकिन उनकी असली पहचान बनी आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद। 1992 में उन्होंने इतिहास रच दिया, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनकर। और फिर जो हुआ वो भारत के प्रशासनिक इतिहास में कभी नहीं देखा गया। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए जब उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी को भी रोक दिया तो देश भर में हेडलाइंस बन गई, लेडी ऑफिसर स्टॉप्स प्राइम मिनिस्टर। उन्हें तब मिला एक नया नाम, क्रेन बेदी, क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक में वीआईपी गाड़ियों को उठवाना शुरू किया। नियम सबके लिए एक जैसे होंगे, यही उनका सिद्धांत था। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था तिहाड़ जेल का सुधार। जब उन्हें तिहाड़ जेल की डीआईजी जनरल बनाया गया तो वहां कैदियों की हालत बेहद खराब थी, मारपीट, गंदगी, हिंसा। लेकिन किरण बेदी ने जेल को बदल दिया। ध्यान और योग की कक्षाएं शुरू की, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया और कैदियों के मन को शांत करने के लिए रामायण और गीता का पाठ करवाया। लोग कहते थे, जेल में जेलर नहीं, मां आ गई है। उनकी मेहनत को पहचान मिली, रामन मगसैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने सिखाया, कंपैशन एंड डिसिप्लिन कैन गो टुगेदर। और ये वही सीख थी जो उन्होंने हर विभाग में लागू की। उन्होंने नवज्योति इंडिया फाउंडेशन शुरू की, जिससे हजारों युवाओं को नशे से छुटकारा और शिक्षा मिली। किरण बेदी सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो एक मूवमेंट थी। उन्होंने राजनीति में कदम रखा, दिल्ली की उपराज्यपाल बनी और आज भी उनका नाम आते ही लोग कहते हैं, कानून की असली रक्षक। उनके जीवन का हर कदम यह सिखाता है, महिला होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा साहस है और नियम सबके लिए समान होने चाहिए। किरण बेदी वो नाम है जिसने भारत की लाखों लड़कियों को सिखाया, ड्रीम बिग, वॉक स्ट्रेट एंड स्पीक बोल्ड। उन्होंने साबित कर दिया कि सिस्टम को सिर्फ कोसा नहीं जाता, बदला भी जा सकता है। सल्यूट टू द आयरन लेडी, किरण बेदी, द फेस ऑफ फियरलेस इंटेग्रिटी। चैप्टर 5, टी सेलर टू प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नरेंद्र मोदी ये कहानी है एक छोटे से बालक की जो कभी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा करता था और एक दिन बना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। उनका जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को वडनगर नामक छोटे से शहर में, गुजरात में। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। बचपन में नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे। दिन में काम, रात में पढ़ाई और दिल में एक सपना कुछ अलग करने का। वो बचपन से ही शांत स्वभाव और अनुशासन प्रिय थे। एनसीसी कैडेट भी बने और नाटक, भाषण और वाद विवाद में भाग लेते रहे। युवा अवस्था में वो संघ आरएसएस से जुड़ गए। वहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक और वैचारिक सफर। संघ में रहते हुए उन्होंने देश भर में यात्राएं की,
गरीबों के बीच रहना सीखा, जमीन से जुड़ना सीखा। उनका कहना था, मैं एक छोटा आदमी हूं जो छोटे लोगों के लिए बड़े काम करना चाहता हूं। वो धीरे धीरे भाजपा में आए और 2001 में बने गुजरात के मुख्यमंत्री। शुरुआत में लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि विकास सिर्फ भाषण से नहीं, काम से होता है। गुजरात में उन्होंने बिजली की स्थिति सुधारी, गांवों में सड़कें बनाई, कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और उद्योगों को तेजी से विकसित किया। उनके कार्यों ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। फिर आया साल 2014, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक साधारण परिवार से आया व्यक्ति देश का प्रधान सेवक बन गया। दिल्ली की सत्ता, जो कभी राजघरानों और बड़े परिवारों के हाथों में थी, अब एक चाय बेचने वाले के हाथ में आ गई थी। उन्होंने कहा था, मेरी लड़ाई गरीबी से है, कांग्रेस से नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जनधन योजना शुरू की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना जैसे कई परिवर्तनकारी कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत की आवाज को मजबूती से रखा। आज मोदी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक विचार हैं, वो एक ब्रांड है और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है। उनकी सफलता की असली जड़ है सादगी, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति। उन्होंने सिखाया कि कोई भी बैकग्राउंड सफलता की राह में रुकावट नहीं, मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। और नेतृत्व का मतलब होता है सेवा, ना कि सत्ता। उनकी जिंदगी हमें बताती है, प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला भी संसद में देश चला सकता है, अगर इरादे बुलंद हों। सल्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द मैन हु मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। चैप्टर 6, द टाटा लेगेसी। रतन टाटा, I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. रतन टाटा, आज अगर भारत को किसी एक उद्योगपति पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है रतन टाटा। एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि मानवता, विनम्रता और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक साम्राज्य को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, देश के विकास और सम्मान के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा की जिंदगी आसान नहीं थी। उनका जन्म हुआ 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में टाटा परिवार में। बचपन में ही उनके माता पिता अलग हो गए। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट किया। लेकिन विदेश में आरामदायक जिंदगी छोड़कर वो वापस लौटे भारत की सेवा के लिए। उन्होंने टाटा ग्रुप में सबसे नीचे से शुरुआत की, काम किया कारखानों में, सीखा मजदूरों की भाषा, समझा जमीनी हकीकत। 1991 में जब JRD टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, बहुत से लोगों ने कहा, ये लड़का संभाल नहीं पाएगा। लेकिन रतन टाटा ने अपने काम से जवाब दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एकजुट किया, 100 से ज्यादा कंपनियों को एक छत के नीचे लाया और ग्लोबल विजन के साथ आगे बढ़े। फिर आए कुछ ऐतिहासिक फैसले। टाटा टी ने टेटली खरीदा, भारत की कंपनी ने ब्रिटिश ब्रांड को खरीद लिया। टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। ये वो दिन था जब भारत ने इंग्लैंड की सड़कें चलानी शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी कहानी लिखी नैनो कार के साथ। जब उन्होंने कहा कि हर आम भारतीय के पास अपनी कार होनी चाहिए, तो सबने कहा नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने कर दिखाया, 1 लाख रुपए की कार बना दी और भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सोच ही बदल दी। वो हमेशा कहते हैं, ups and downs in life are very important to keep us going because a straight line in ECG means we are not alive. उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने मुनाफा कमाया, लेकिन कभी मानवता नहीं छोड़ी। 26/11 मुंबई अटैक के समय उन्होंने अपने होटल ताज में मारे गए हर कर्मचारी के परिवार की जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने घर जाकर मिलने का वादा निभाया और कहा, एम्प्लॉइज आर नॉट नंबर्स, दे आर फैमिली। यही कारण है कि रतन टाटा को सिर्फ बिजनेस लीडर नहीं, पीपल्स इंडस्ट्रियलिस्ट कहा जाता है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज को समर्पित कर दी। आज टाटा ट्रस्ट्स भारत के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में से एक है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में काम करता है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है, सादगी सबसे बड़ी शक्ति है, सेवा ही असली नेतृत्व है
और मुनाफे से ज्यादा जरूरी होता है सम्मान। सल्यूट टू द मैन ऑफ वैल्यूज, रतन टाटा, द हार्ट बीट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल लेगेसी। He didn't just build companies, he built a nation with character. Chapter 7, Bollywood King, Shah Rukh Khan. It's okay to be confused. Confusion is the root to all the clarity in the world. Shah Rukh Khan. ये कहानी है उस लड़के की जिसने अपनी माँ को खोया, पिता को खोया और फिर भी खुद को नहीं खोने दिया, जो दिल्ली की गलियों से निकला और बना द किंग ऑफ बॉलीवुड। हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। उनका जन्म हुआ 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में। पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। माँ लतीफ फातिमा एक मजबूत और शिक्षित महिला थी। शाहरुख बचपन से ही बेहद जिंदा दिल मगर उतने ही संवेदनशील थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और कुछ ही सालों बाद माँ भी चल बसी। वो अकेले रह गए लेकिन टूटा नहीं। उन्होंने खुद से वादा किया था, मैं इतना बड़ा बनूंगा कि दुनिया मेरी माँ को याद रखे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने थिएटर किया और फिर टीवी में फौजी और सर्कस जैसे सीरियल्स में काम किया। फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, बॉम्बे जाने का। जेब में कुछ हजार रुपए, दिल में माँ की याद और आंखों में सपने। 1992 में आई उनकी पहली फिल्म दीवाना और फिर बाजीगर, दार, अंजाम। उन्होंने विलन बनकर भी ऐसा अभिनय किया कि लोग कह उठे ये लड़का हीरो है। फिर आया साल 1995, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और यहीं से शुरू हुई किंग खान की कहानी। शाहरुख ने कभी एक्टिंग को फॉर्मूला नहीं माना, वो हर किरदार को जीते थे। फिर वो राहुल बने, राज, देवदास, कबीर खान, मोहब्बतें के गुरु और लाखों दिलों की धड़कन। लेकिन असली कमाल उनकी फिल्मों से नहीं, उनकी सोच से था। उन्होंने कहा था, सक्सेस इज नॉट अ गुड टीचर, फेलियर मेक्स यू हम्बल। उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में झेली लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शुरू किया, वीएफएक्स स्टूडियो बनाया, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदी और हर क्षेत्र में लोहा मनवाया। लेकिन फिर भी शाहरुख खान का असली स्टारडम इस बात में है, वो खुद को हमेशा आम आदमी मानते हैं। वो कहते हैं, मैं एक आम इंसान हूँ जो बस थोड़ा सा ज्यादा सपने देखता है, चाहे फिल्मों में हो या रियल लाइफ में। एसआरके ने सिखाया, हार मत मानो, दर्द को ताकत में बदलो और जब दुनिया बोले तू नहीं कर सकता तो खुद से कहो मैं करूंगा और सबको दिखाऊंगा। उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, यूनेस्को अवार्ड, पद्मश्री, लेजियन ऑफ ऑनर और करोड़ों दिलों में जगह। शाहरुख की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, एक बेटे की है, एक सपने देखने वाले लड़के की है, एक फाइटर की है। सल्यूट टू शाह रुख खान, द मैन हु टर्न्ड पेन इनटू पावर एंड स्टारडम इनटू सिंप्लिसिटी। दिल्ली की गलियों से लेकर दुनिया भर की स्क्रीनों तक ये सफर साबित करता है, सपने अगर सच्चे हों तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। चैप्टर 8, द मिल्क रेवोल्यूशन, Dr. Verghese Kurian. India's place in the sun would come from the partnership between wisdom of its rural people and skill of its professionals. Dr. Verghese Kurian आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और इसका श्रेय जिस एक व्यक्ति को जाता है वो है द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉ वर्गीज कुरियन। उन्होंने सिर्फ दूध नहीं पहुंचाया, उन्होंने आत्मनिर्भरता पिलाई। उन्होंने किसानों को केवल पशुपालन नहीं सिखाया बल्कि उन्हें लीडर बना दिया और यही कारण है कि उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। चलिए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। उनका जन्म हुआ 26 नवंबर 1921 केरल के एक सीरियन क्रिश्चियन परिवार में। पढ़ाई की तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फिर भारत सरकार की स्कॉलरशिप पर भेजे गए यूएस मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग की डिग्री ली। लेकिन किस्मत उन्हें ले आई आनंद, गुजरात में, जहां उनके जीवन की असली क्रांति शुरू हुई। उस समय भारत में दूध की बहुत कमी थी, बर्तनों में पानी मिला दूध बिकता था। विदेशी कंपनियां भारत की जरूरतों पर राज करती थीं, लेकिन डॉ कुरियन ने सोचा भारत का पेट भारत के किसान भर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले। उन्होंने एक छोटे से दूध संघ AMUL के साथ मिलकर काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कोऑपरेटिव मॉडल को मजबूत किया जिसमें किसान मालिक बनते हैं, सिर्फ आपूर्तिकर्ता नहीं। और फिर शुरू हुई दूध की क्रांति। जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुरियन से पूछा, क्या आप इस मॉडल को पूरे भारत में लागू कर सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ सर, बट ओनली इफ आई हैव फुल फ्रीडम। और तब शुरू हुआ
ऑपरेशन फ्लूड, भारत को दूध की कमी से दूध की शक्ति तक ले जाने वाला सफर। ये सिर्फ कृषि नीति नहीं थी, ये एक सामाजिक आंदोलन था। महिलाओं को सशक्त किया गया, गांव-गांव में चिलिंग सेंटर्स बनाए गए और भारत के लाखों किसानों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने कहा था, मैं गाय नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी गायों के बीच बिताई है। एम्यूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बना, वो भारत की ग्रामीण आत्मा की आवाज बन गया। और डॉक्टर कुरियन, वो बन गए एक ऐसे आंदोलन के जनक जिसने भारत को दूध में आत्मनिर्भर बनाया। उन्हें मिला पद्मा श्री, पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज। लेकिन उन्होंने कभी अपने नाम पर श्रेय नहीं लिया। वो कहते थे, आई एम merely अ टेक्नीशियन, द रियल हीरोज आर द फार्मर्स। डॉक्टर कुरियन की कहानी हमें सिखाती है, विजन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, बदलाव गांव से शुरू हो सकता है और देश की असली ताकत गांव की मिट्टी में छिपी होती है। सल्यूट टू द ट्रू नेशन बिल्डर, डॉक्टर वर्गीसे कुरियन, द मैन हु गेव इंडिया इट्स व्हाइट गोल्ड। उन्होंने सिर्फ दूध की धार नहीं चलाई, उन्होंने आत्मनिर्भरता की लहर पैदा की। चैप्टर 9, फ्रॉम करनाल टू कॉस्मोस, कल्पना चावला। When you look at the stars and the galaxy, you feel that you are not just from any particular piece of land, but from the solar system. कल्पना चावला। ये कहानी है उस बेटी की जिसने धरती को पीछे छोड़ा और सितारों से दोस्ती कर ली, जो कहती थी, मैं अंतरिक्ष में इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं औरों से बेहतर थी, बल्कि इसलिए गई क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। उनका जन्म हुआ 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में। एक साधारण पंजाबी परिवार, लेकिन सपना बिल्कुल असाधारण। बचपन में जब बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, कल्पना आसमान में उड़ते जहाजों को देखती थी और पूछती थी, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ। स्कूल में पढ़ाई हो या खेल कूद, वो हमेशा सबसे आगे रहती। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो लोग हंसते थे। कहा जाता था, लड़कियां क्या प्लेन उड़ाएंगी। लेकिन कल्पना चावला ने सबको गलत साबित किया। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से, और फिर अमेरिका चली गई मास्टर्स और फिर पीएचडी की पढ़ाई के लिए। वहां उन्होंने नासा में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी मेहनत ने उन्हें उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां पहुंचने का सपना हर बच्चा देखता है, अंतरिक्ष यान में बैठना। और फिर आया वो दिन, 19 नवंबर 1997, जब कल्पना चावला बनी फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमन इन स्पेस। पूरा भारत गौरव से झूम उठा। एक बेटी जिसने कभी करनाल की गलियों में साइकिल चलाई थी, अब पृथ्वी के चारों ओर 253 बार घूम रही थी। लेकिन 2003 में हुआ वो हादसा जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया जब धरती पर लौट रहा था, तो वह टूटकर जल गया और कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। भारत शोक में डूब गया। लेकिन उनके शब्द, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द करेज टू फाइंड इट, आज भी हर युवा को हौसला देते हैं। उनके नाम पर स्कूल बने, सड़कों का नाम रखा गया, सैटेलाइट भेजे गए। लेकिन असली श्रद्धांजलि तब होगी जब हर लड़की को सपना देखने और पूरा करने का हक मिलेगा। कल्पना चावला की कहानी हमें सिखाती है, सपने बड़े देखो, डर से मत भागो और अंतरिक्ष तक जाने के लिए हिम्मत जमीन से ही पैदा होती है। सल्यूट टू द स्टार ऑफ इंडिया, कल्पना चावला, हु डिडंट जस्ट फ्लाई इन द स्काई, शी बिकेम ए पार्ट ऑफ इट। वो गई थी सितारों तक, लेकिन अब हर सितारा उनके नाम से चमकता है। Chapter 10, From Tragedy to Triumph, Arunima Sinha. You are not disabled by the disabilities you have, you are able by the abilities you have. अरुणिमा सिन्हा, क्या आपने कभी सोचने की हिम्मत की है कि एक कटे हुए पैर के साथ कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है? नहीं तो मिलिए अरुणिमा सिन्हा से, वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। उनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, जिद की है, जुनून की है और जीत की मिसाल है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में। वो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थीं और उनका सपना था इंडिया के लिए खेलना। लेकिन 2011 में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थीं, तभी कुछ लुटेरों ने उनकी चेन छीनने की कोशिश की। जब अरुणिमा ने विरोध किया तो उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। ट्रेन के नीचे आकर उनका बायां पैर कट गया। सोचिए, एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है। लेकिन यहीं से शुरू हुई अरुणिमा की असली चढ़ाई। अस्पताल में लेटे लेटे उन्होंने खुद से कहा, अब मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी ताकि दुनिया को दिखा सकूं मैं टूटी नहीं हूं। उन्होंने अपने जख्मों को ताकत बनाया और जुड़ गईं बछेंद्री पाल,
पहली भारतीय महिला एवरेस्ट समिटियर के साथ। उन्होंने पहाड़ों में ट्रेनिंग ली, सर्द हवाओं में संतुलन सीखा और हर कदम पर दर्द को साथी बनाया। फिर आया वो दिन 21 मई 2013। अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया। वो क्षण सिर्फ उनका नहीं था, वो हर उस इंसान की जीत थी जिसे दुनिया ने कहा था तू नहीं कर सकता। और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। किलिमंजारो, अफ्रीका, एल्ब्रुस, यूरोप, कोस्चुश्को, ऑस्ट्रेलिया, अकोंकागुआ, साउथ अमेरिका, देनाली, नॉर्थ अमेरिका, कार्स्टन्स पिरामिड, इंडोनेशिया और बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। उन्हें मिला पाडमा श्री टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड और करोड़ों भारतीयों का सम्मान। लेकिन वो कहती हैं, इन अवार्ड से ज्यादा मेरे लिए वो बच्चियां जरूरी हैं जो अब मुझसे कहती हैं, दीदी हमें भी लड़ना है। उन्होंने चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया ताकि समाज के गरीब, विकलांग और पीड़ित लोगों को मौका मिल सके आगे बढ़ने का। अरुणिमा की कहानी हमें सिखाती है, जब जिंदगी सबसे बड़ा झटका देती है तभी हमारी सबसे बड़ी शक्ति जागती है। हार मत मानो। Even when the world walks away, you walk ahead. Limitations शरीर में होती हैं, इरादों में नहीं। Salute to Arunima Sinha, the woman who didn't just climb mountains, she became one. उनका पैर भले ही कट गया था, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं गिरा। आपने सुनी ऑडियो बुक फ्रॉम स्ट्रगल टू स्टारडम, रियल सक्सेस, स्टोरीज ऑफ इंडिया। लेखक पृथ्वी सिंह, प्रेजेंटेड बाय बुक जर्नी इनसाइडर। यह किताब समर्पित है उन सभी लोगों को जो सपने देखते हैं, जो संघर्ष करते हैं और जो कभी हार नहीं मानते। हमने आपके साथ साझा की 10 असली कहानियां। एपीजे अब्दुल कलाम, धीरूभाई अंबानी, BR अंबेडकर, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, शाहरुख खान, वर्गेसे कुरियन, कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा और उनकी वो यात्राएं जो हमें सिखाती हैं कि स्टार्स जमीन से ही निकलते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपको प्रेरणा देती है तो कृपया ऑडिबल, फिंडवे, स्पॉटिफाई पर एक रिव्यू जरूर छोड़ें। और ऐसे ही शानदार ऑडियो बुक्स के लिए जुड़िए बुक जर्नी इनसाइडर के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।